बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण के तहत परते। परते वे शब्दांशों का अंश है जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये उपसर्ग के जैसे ही होते हैं। उपसर्ग भी शब्दांशों का अंश होते हैं, लेकिन वे शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। और ये प्रत्यय भी शब्दांशों के अंश होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, यानी उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार ये लगने वाले शब्दांश स्वतंत्र शब्द नहीं होते हैं, इनका कोई अर्थ विशेष नहीं होता है। ये किसी दूसरे शब्द के साथ लग कर ही अपने मूल आकार को ग्रहण करते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बनता है, प्रति प्लस अय। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द है और अय मूल शब्द है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, और अय का मतलब है मेल, यानी वे शब्दांश जो हर किसी के साथ मेल करके अपने एक आकार को ग्रहण कर लेते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के पहचानने के कुछ तरीके, जो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से जानने का प्रयास करेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वापस देखें, ये स्वतंत्र शब्द नहीं होते हैं, बल्कि शब्दों के अंश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के साथ अंत में लगते हैं और जो मूल शब्द है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और हमारे सामने एक नया अर्थ लेकर आते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द तो लिखा हुआ है मीठा और प्रत्यय क्या लगाया, आस। तो मीठा के साथ जब आस प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, मिठास। तो ये एक नए अर्थ के रूप में हमारे सामने आया ना। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होगी, यानी संधि में तो क्या वो शब्द एक हो जाता है, वो मात्राएं वृद्धि करके अलग रूप आकार ग्रहण कर लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर संधि नहीं होती है, वो मात्रा जो हमारा मूल शब्द है उसके पीछे वाले वर्ण के रूप के साथ में लग जाती है, यानी अपने आकार को इस मात्रा के रूप में लगा देती है। इसलिए शब्दांश में संधि नहीं होगी, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। और दूसरा ध्यान क्या रखेंगे हम कि अगर हमारा जो मूल शब्द है उसके पीछे व्यंजन है और आपके प्रत्यय में भी इसका शुरू वाला व्यंजन है, तो वहाँ पर हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि वह दोनों यथावत रूप में रहेंगे और उसी रूप में अपने अर्थ को ग्रहण करेंगे, जो हम आगे के उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। देखिए, प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाती है, लेकिन व्यंजन होने पर वह उसी रूप में यथावत ही रहेगा। जैसे हमारे पास शब्द तो है समाज और हमारा प्रत्यय क्या है, एक। तो यहाँ पर देखिए, समाज का ज जो वर्ण है और हमारा प्रत्यय का पहला स्वर की मात्रा है ई, जो छोटी मात्रा के रूप में है। तो जब ये मिलेंगे तो ये छोटी मात्रा एक आकार के रूप में हमें नजर आएगी और इसका जो पीछे वाला शब्द वर्ण है क, वह हमें स्पष्ट नजर आएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सामाजिक। यानी शब्द क्या गहराई लेगा, बड़ी आ की मात्रा में अ है तो वहाँ आ की मात्रा लग जाएगी, यानी वहाँ पर ये गहराई ले लेगा शब्द और निकल कर क्या आएगा, सामाजिक। और मात्रा आपको स्पष्ट दिखती है और चाहो तो सामाजिक में से आसानी से आप निकाल भी सकते हो। मात्रा निकाल लीजिए और क निकाल लीजिए, आपकी प्रत्यय आपके सामने होगा। उसी प्रकार सुगंध को देखिए और इत देखिए, तो इसमें ध जो इसका लास्ट वर्ण है उसके साथ ई छोटी वाली अपने आकार को ग्रहण करेगी और त उसी रूप में रहेगा। शब्द बन क्या निकल कर आएगा, सुगंधित। और फिर देखिए थर्ड नंबर पर उदाहरण है नाटक प्लस कार, और शब्द क्या निकल कर आ रहा है, नाटककार। क्यों निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखो इसका लास्ट वाला जो व्यंजन है
वो वर्ण है, वो व्यंजन है क, और हमारा प्रत्यय का भी जो शुरुआत का वर्ण है वो है क। जब व्यंजन व्यंजन आपस में मिलेंगे तो किसी प्रकार का परिवर्तन या नहीं होगा, बल्कि ये उसी रूप में यथावत रहते हुए अपने आकार को ग्रहण करके शब्द बना है नाटककार। अब आगे के प्रत्यय को हम और समझ रहे हैं निम्न उदाहरणों से। शब्द है निर्वासित, बहाव, दोष हर्ता, कनिष्ठ, छात्रा। तो देखिए, निर्वासित आसानी से समझ में आ रहा है कि इसमें छोटी ई की मात्रा और त प्रत्यय लगा हुआ है, जिनको आप अलग कर लीजिए तो मूल शब्द आपके सामने क्या निकल कर आएगा? निर्वास। फिर है बहाव, तो इसमें मात्रा आपको क्या दिख रही है? आ की। तो आ की मात्रा और व को अलग कर लीजिए, शब्द क्या, प्रत्यय क्या निकला? आव। मूल शब्द क्या रहेगा? बह। उसके बाद देखिए दोषहर्ता, तो दोषहर्ता को आप ध्यान से देखिए और फिर पहले वाली मात्रा को वापस देखिए कि इनमें हमने तोड़ा है कहाँ से? जहाँ हमारे स्वर की मात्रा लगी हुई है। जहाँ स्वर की मात्रा लगी हुई है वहाँ तो हम शब्द को हटा देते हैं, मात्रा हटाकर हमारे शब्द को अलग अलग कर लेते हैं, और लेकिन दोषहर्ता में हमारे पास कोई मात्रा नहीं है, तो इसको हम अलग कैसे करेंगे? तो ये हमारा व्यंजन व्यंजन का मेल है। देखिए, मूल शब्द में भी व्यंजन है, प्रत्यय में भी व्यंजन है, तो इन दोनों को अलग कर लीजिए। तो मूल शब्द क्या निकला? दोष। और आपका प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? ह। और आपका वर्ण प्रत्यय क्या है? हर्ता। तो दोष अलग हो जाएगा, हर्ता अलग हो जाएगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी रूप में ये रहते हुए अपने आकार को ग्रहण कर रहा है, यथावत रहेगा। और कनिष्ठ देखिए, कनिष्ठ में भी बहुत आसान है, छोटी ई की मात्रा आधा श और ठ को अलग करके इष्ट बन जाएगा और कन शब्द अलग निकल जाएगा। फिर आपके पास है छात्रा, तो छात्रा में आ की मात्रा लगी हुई है, तो आपके पास मूल शब्द है छात्र और प्रत्यय क्या निकल के आ रहा है? आ। और आगे देखिए खेती, तो खेत मूल शब्द है, बड़ी ई की मात्रा हटाकर उसको प्रत्यय बना दीजिए। फिर शब्द है सजावट, तो सज को अलग करेंगे और आ की मात्रा को हटाते हुए आवट शब्द को अलग लिख देंगे, तो आवट तो प्रत्यय बन जाएगा और मूल शब्द क्या है? आपका सज रहेगा। उसके बाद है शब्द आपका पठनीय, तो पठनीय का मूल शब्द है पाठ प्लस अनीय। पहले तो आएगा पट पाठ प्लस अनीय प्रत्यय है, और इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, पठन प्लस य, बड़ी ई की मात्रा और ये कर दीजिए, तो भी आपका यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग, आप प्रत्यय और मूल शब्द आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। फिर है घटना, तो घट प्लस ना प्रत्यय के रूप में आ रहा है, सॉरी प्रत्यय के रूप में ही आ रहा है। फिर है शब्द आपके पास सावधानी, तो सावधानी में सावधान और बड़ी ई की मात्रा अलग कर लीजिए। तो ये आपके सामने आसानी से समझ में आने वाले कुछ प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब एक उदाहरण और देखिए जहाँ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ आए हैं। तो शब्द क्या है? अभिमानी, तो इसमें आप उपसर्ग किस रूप में देख रहे हैं, या उपसर्ग कौन सा है? वो है अभी, और मूल शब्द क्या होगा? मान, और आपका प्रत्यय क्या है? बड़ी ई की मात्रा। तो आप इस प्रकार पढ़ेंगे अभिधन मान धन ई, तो ये आपका उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है, प्रत्यय भी है। तो ये हमारे थोड़े से उदाहरण हैं जिनसे हम प्रत्यय को समझना सीख रहे थे। अब हम प्रत्यय के भेद के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो अब हम कृत प्रत्यय के बारे में थोड़ी बारीकी से जानकारी लेंगे। कृत प्रत्यय देखिए, कृत प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। कृत यानी करना, कृत शब्द का भी मतलब क्या होता है? करना, करना यानी क्रिया, क्रिया यानी काम, जो काम आप करते हो, यानी जिन शब्दों से काम के बारे में पता चलता है तो वह
क्रिया वाले शब्द हो जाते हैं। और यहाँ क्रिया के मूल रूप की बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा गया है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी मूल धातु में लग जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जब कृत प्रत्यय लग कर मूल धातु में कृत प्रत्यय लग जाता है तो वह शब्द कौन सा बनता है, कृदंत। देखिए, कृत धातु प्रत्यय से जब हमारा मूल क्रिया के साथ कोई शब्द लगता है और वो शब्द क्या बनेगा, कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे पास है लिख, मूल शब्द क्या है, मूल धातु वाला शब्द क्या है, लिख, और इसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा है, आई। अब हमारा जब प्रत्यय आई इस पे लगा है तो हमारा शब्द क्या बना, लिख के पास देखिए आ की मात्रा जोड़िए और ई लगा दीजिए। ख इसका लास्ट वर्ण है और हमारे प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है, आ की मात्रा। तो ख के पास आ की मात्रा तो लिखा ई, तो हमारा वर्ड शब्द क्या बन के आ रहा है, लिखाई। तो लिखाई यहाँ पर क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कृदंत शब्द कहलाएगा। अब देखो, लिख तो है मूल धातु और प्रत्यय है आपका आई और आपका कृदंत शब्द बनकर क्या निकला है, लिखाई। इसी प्रकार आप देखिए, आई लगाकर पढ़ाई, सिलाई, धुलाई, बुनाई, हवाई, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो और समझ सकते हो। यानी कृदंत शब्द कौन से होते हैं, जो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम कृदंत शब्द कह देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं क्रिया वाले वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप एक उदाहरण देखिए। उदाहरण में हमने शब्द लिया है, मूल शब्द क्या है, लिख, और लिख में हमारा हमने 3 शब्द लिया है, लिखाई, लिखावट और लेखक। अब यहाँ देखिए, लिखाई में मूल शब्द क्या है, लिख, प्रत्यय क्या है, आई। तो इस प्रकार यहाँ पर कृदंत शब्द कौन सा बना, लिखाई। और उसके बाद है लिखावट। तो मूल शब्द तो हो गया लिख और प्रत्यय कौन सा लगा है, आवट। तो लिख प्लस आवट से शब्द क्या बनकर आया, लिखावट। और लिखावट शब्द हमारा क्या कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाएगा। उसके बाद देखिए लेखक। तो लेखक एक तरह से संज्ञा शब्द है और इसमें क एक तरह से देखें तो लिख प्लस अक प्रत्यय से बना हुआ है। लेख किसका मूल शब्द है, लिख का मूल शब्द है, इसलिए ये कृदंत प्रत्यय कहलाता है, न कि संज्ञा वाला। लेख, इसमें ये मूल शब्द क्या है, लिख से ही बना हुआ है, लिख से लेख बना है, इसलिए ये मूल शब्द लिख कहलाएगा। और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, अक, और अक प्रत्यय लगने से ये शब्द क्या बना, लेखक। तो लेखक क्या कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाता है। अब हम इसका दूसरा भेद उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा हिंदी का दूसरा प्रत्यय है जिसको हम तद्धित कहते हैं, और इसकी परिभाषा देखिए, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, ये यहाँ पर तद्धित प्रत्यय में हम धातु का कोई काम नहीं करेंगे, क्रिया से जुड़ा हुआ काम नहीं करेंगे। इसमें तो सिर्फ जो शब्द लिए जाते हैं वो है संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण वाले। संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण वाले जो शब्द होते हैं वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय लगते हैं। और जब विशेषण, संज्ञा, स्वरनाम के पीछे प्रत्यय लगकर जो शब्द निकलता है वो शब्द क्या कहलाता है, तिधांत शब्द कहलाता है। तिधांत शब्द बन जाता है। जैसे हमारे पास शब्द है बेटी, और बेटी में हमने प्रत्यय क्या जोड़ा, आ, तो हमारा शब्द क्या निकल के आया, बिटिया। हमारा शब्द क्या निकल के आया, बिटिया। तो तिदांत क्या बन जाएगा, तिदांत शब्द कौन सा होगा, बिटिया। प्रत्यय कौन सा है, आ। देखिए, अब हम थोड़े और उदाहरणों से इसको स्पष्ट करेंगे। संज्ञा शब्द देखिए, हमने लिया है आम और लखनऊ, मामा, स्वर्ण, सांप और दूध।
अब हमने तिदांत आम में हमने ओला प्रत्यय लगाया, आम में ओला प्रत्यय लगाया, शब्द बना अमोला। तो अमोला शब्द क्या कहलाता है? तिदांत प्रत्यय कहलाता है या तिदांत शब्द कहलाता है। अमोला तिदांत शब्द है। उसी प्रकार लखनऊ भी संज्ञा शब्द है और प्रत्यय कौन सा लगाया है हमने? ई, बड़ी ई। तो लखनवी, तो लखनवी क्या कहलाएगा? तिदांत शब्द है। फिर है मामा, मामा के साथ जब आप एरा प्रत्यय लगाओगे तो शब्द क्या बनकर आएगा? ममेरा, यानी तिदांत शब्द कौन सा है? ममेरा। फिर आपका संज्ञा शब्द है स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। अब स्वर्ण में ये प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा स्वर्णिम। तो स्वर्णिम, इम प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा स्वर्णिम। तो स्वर्णिम क्या कहला रहा है? तिदांत शब्द है। फिर आपके पास संज्ञा शब्द कौन सा है? सांप, सांप में हमने एरा प्रत्यय लगाया है तो एरा लगने से हमारा तिदांत शब्द क्या बनकर आया है? सपेरा। उसी प्रकार देखिए आपके पास आपका संज्ञा शब्द है दूध और दूध में हमने आरू प्रत्यय लगाया, आरू लगाते ही यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? दुधारू। तो तिदांत शब्द कौन सा बन के आ रहा है? दुधारू। फिर आप देखिए सोना, सोना, सोना में आपने आर लगाया तो सोनार बना, माली में इन लगाया तो मालिन बन जाती है और बिहार में बड़ी ई लगाई तो बिहारी बन जाता है। लाठी में एत लगाया तो लठीत बन जाता है। हाथ में ओड़ा लगाया तो हथौड़ा बना और लड़का में पन लगाया तो लड़कपन बन गया। तो इस प्रकार हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में जब प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय युक्त जब शब्द बाहर निकलता है तो वह हमारा तिदांत शब्द कहलाता है। अब देखिए सर्वनाम में अगर आप प्रत्यय लगाओगे तो किस तरह से बनेगा। तो सर्वनाम के तो शब्द है आपके पास आप और प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं आप? से। तो आपका तिदांत शब्द कौन सा बनकर आएगा? आपसे। फिर है तुम और सा प्रत्यय है तो तुम सा। फिर है मुझ और को प्रत्यय तो मुझको। उन और उसके साथ सह प्रत्यय लगाओगे तो उनसे और इसके साथ में प्रत्यय लगाओगे तो आप इसमें हो जाएगा और हम के साथ ने लगाओगे तो हमने हो जाएगा। तो यहाँ पर तिदांत प्रत्यय किसके तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के साथ में लग कर जो नया शब्द बनाते हैं उसको तिदांत आपके तद्धांत शब्द कहते हैं और इनका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे मीठा, आपके विशेषण वाले भी देख लीजिए कि विशेषण में आप क्या लगाएंगे। तो मीठा प्लस आई मिठाई, 5 प्लस वा पांचवा, काला प्लस टा कला कलूटा। शब्द क्या बनेगा? काला से टा लगाओगे तो कलूटा। अच्छा से आई तो अच्छाई, गरम में बड़ी ई की मात्रा तो गर्मी, आधा एला अधेला। तो इस प्रकार आप ये शब्द लगाएंगे तो आपका शब्द पूर्णतः अर्थ को परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर इन शब्द प्रत्यय लगने के बाद जो नया शब्द बनता है वह तद्धांत प्रत्यय शब्द बन जाते हैं। तो हम प्रत्यय के दो भेद, कृत और तद्धित प्रत्यय के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो अब हम यहाँ पर इनसे संबंधित उदाहरणों को भी देखेंगे। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की डेफिनेशन, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत धातु के पीछे लगेंगे हमेशा। ये हमेशा धातु के पीछे लगते हैं और अपने रूप को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे देखिए कहीं ना कहीं आपके क्रिया के बारे में ही पता चल रहा है। इसमें क्रिया से संबंधित कार्य होगा, वो चाहे किसी रूप में हो रहा हो तो ही वह कृत प्रत्यय कहलाता है। आप इसके विभिन्न उदाहरण देखेंगे, अच्छे से इसमें बताया गया है। उसके बाद इसका सेकंड भेद है तद्धित प्रत्यय। जैसे चाचा एरा प्रत्यय से चचेरा, घर एलू तो घरेलू, वीर
और ता प्रत्यय से वीरता, छाता, री, छतरी, ये तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। तो तद्धित प्रत्यय की डेफिनेशन क्या होती है? ये हमारे संज्ञा, विशेषण और स्वर नाम आदि शब्दों के पीछे लगते हैं, अपने अर्थ को बदल देते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय लगने वाले शब्द तिदांत शब्द बन जाते हैं। इन बातों को आप देखिए और आराम से आप इनको लगा भी सकते हैं और इनसे शब्द भी बना सकते हैं। इस प्रकार आप इस विषय को अच्छे से देखिए, समझिए और जानने का प्रयास कीजिए।